वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के पूरे सिलेबस ओवरव्यू की, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए होने वाला है। तो ये पूरा जो सेशन है इसमें हम लोगों को टोटल कुल मिला के जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो है 10। अब ये 10 चैप्टर्स को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब ये पार्ट ए जो है इसमें 6 चैप्टर्स आएंगे टोटल, और पार्ट बी जो है उसमें 4 चैप्टर्स आएंगे। डिवीजन जो है पूरा का पूरा कितना है भाई, 80 मार्क्स का है। तो हमें 80 मार्क्स के लिए क्या क्या राजनीति, रणनीति और प्लानिंग करनी है, ये हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। क्योंकि 20 मार्क्स जो है वो डेडिकेटेडली अगर हम लोग बात करें तो वो स्कूल के हाथ में है, टीचर्स के हाथ में है, ठीक है। तो बचा हमारे पास जो है वो है 80 मार्क्स की पूरी कहानी। तो इस पूरे 80 मार्क्स की कहानी के लिए हम लोग ये लेके आए हैं सिलेबस ओवरव्यू, और हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सिलेबस ओवरव्यू। तो चलिए भाई, तो हम लोग को ये पता चल चुका है कि बिजनेस स्टडीज का हमारा जो क्लास 11th है उसका सेशन 2023-24 स्टार्ट होने वाला है। प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना प्लानिंग के मार्क्स अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। इसीलिए हम लोग लेके आए हैं सिलेबस ओवरव्यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम लोग यहाँ पार्ट ए और पार्ट बी में बात करेंगे। तो पार्ट ए में जो कि है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, और ये फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आएगा वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। दूसरा चैप्टर जो आएगा वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को क्लब करके जो इनकी एवरेज मार्किंग है वो आ रही है 16 मार्क्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस और बिजनेस जो सर्विसेज है, इन दोनों को क्लब करते हैं हम लोग, और टोटल कितने मार्क्स का वेटेज आता है, 14 मार्क्स का वेटेज आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। तो अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तो ये जो 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है, जो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स है, इन दोनों को हम लोग जब मिलाते हैं तो ये हो जाता है हमारा टोटल मिला के 10 मार्क्स। तो ओवरऑल अगर हम लोग ये देखें कि 6 चैप्टर का टोटल वेटेज जो है वो यहाँ पे 40 मार्क्स का है। कितना है दोस्तों, यहाँ पे 40 मार्क्स का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और 4 चैप्टर्स रिमेनिंग है यहाँ पे। तो ये जो 4 चैप्टर्स रिमेनिंग है इसमें पार्ट बी जो है फाइनेंस और ट्रेड से रिलेटेड है, जिसमें 7 और 8 चैप्टर को हम लोग अगर सम टोटल करते हैं, सोर्सेज ऑफ बिजनेस, फाइनेंस और स्मॉल बिजनेसेस को जब हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पे मार्क्स आ जाते हैं यहाँ पे 20। और आखिरी जो हमारे 2 चैप्टर बचते हैं बिजनेस के बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंटरनल ट्रेड की, और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस की। तो इन दोनों को जब हम लोग क्लब करते हैं तो इसके भी हमारे पास जो वेटेज आ जाता है वो 20 मार्क्स का आ जाता है। तो ओवरऑल हम लोग देखें अभी तक के कहानी पहुंच चुकी है 80 मार्क्स पे, मगर अभी भी कितने मार्क्स बचे हुए हैं दोस्तों, 20 मार्क्स बचे हुए, जो आपको पता है किसके लिए है भैया, प्रोजेक्ट के लिए। और वो पूरा इंटायरली किसके हाथ में है, आपके स्कूल के टीचर्स के हाथ में। तो भैया स्कूल के टीचर्स से जो है अब बना के चलिए बात, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट में आपको मार्क्स देने वाले वही है, ठीक है ना। तो हमारा जो सी पार्ट मान लेते हैं, तो जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कितने का भाई यहाँ पे 20 मार्क्स का। तो इसमें मैं ये आपको भी बताऊंगा कि भैया प्रोजेक्ट में किस तरीके से डिवीजन ऑफ मार्क्स होता है। आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको कि यहाँ पे जो पेपर आपको देने वाले हैं वो सीबीएसई की क्या गाइडलाइंस है, कितना परसेंटेज किस चीज को यहाँ पे फोकस करना है, ये सब इसमें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग हर एक चैप्टर का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट ए फाउंडेशन ऑफ बिजनेस पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स मीनिंग एंड फीचर। सबसे पहले हम लोग समझना होगा यहाँ पे कि भैया ये जो बिजनेस स्टडीज है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फीचर्स क्या है, ये सब हमें इसमें बताया जाएगा, ठीक है। इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस में हम लोग आते हैं, एंट्री करते हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोलता है भैया, कंटेंट और आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट द स्टूडेंट लर्नर वुड बी एबल टू। अगर मान लेते हैं इस कंटेंट को ये पढ़ना चाह रहा है तो उसके बाद क्या क्या उसको समझ में आ जाएगी चीजें, क्या क्या बातें जो है बिल्कुल एकदम क्लियर होने वाली है। तो इसको टू एक्वाइंट द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, ये पूरा टॉपिक यहाँ पे क्या है कवर होने वाला है इसका फर्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और क्या क्या होगा इसमें भाई। तो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये टॉपिक कवर करने होंगे यहाँ दोस्तों। इसको डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए बिजनेस के लिए ये बताना होगा। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बट ये यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि समहाउ रिलेटेड कुछ ना कुछ इसके बारे में हम लोगों को पता होता है यहाँ पे। जैसे बिजनेस क्या होता है ये हमें पता है, प्रोफेशन क्या होता है हमें पता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये हम लोग को यहाँ पे पता है। डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये डिफरेंस बिटवीन सीधे सीधे आपको मार्क्स अचीव करके दे देता है भाई। तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया भाई यहाँ पे ये चीजें को समझना। आगे हम लोग बढ़ेंगे भाई यहाँ पे।
अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में, यहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं बिजनेस की, ये डिस्कस करने वाले हैं, और सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के लिए ये बिजनेस किस तरीके से हेल्पफुल होगा ये बताएंगे। यहाँ पे एग्जामिन द रोल ऑफ द प्रॉफिट इन बिजनेस, क्या रोल है प्रॉफिट का बिजनेस में ये बताया जाएगा इसमें। अंडरस्टैंड द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स, अब यहाँ पे बिजनेस की कौन कौन सी कैटेगरीज है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, जो कि somehow related with the industry होगा और with the related commerce sectors की जितनी भी होंगे वो सारी इसमें बात करी जाएगी। यहाँ पे डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कितने टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, छोटी मोटी कैसी कैसी इंडस्ट्रीज होती है भाई, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकती है, वो हैवी इंडस्ट्रीज हो सकती है, तो वो जो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो यहां बोलता है आफ्टर गोइंग थ्रू दिस, हम लोगों को ये समझ में आने लग गया कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारे कितने काम का है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। डिस्कस द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड, ट्रेड में क्या क्या चीजें जरूरी है, कॉमर्स क्या होता है ये सब बताया जाएगा। बोलता है डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड, कितने टाइप के ट्रेड होते हैं, ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड क्या क्या होंगी, एग्जामिन द रोल ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड, और क्या क्या सपोर्ट में मिलने वाला है ट्रेड के, हम लोग को ये सब चीजें बताई जाएगी यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, बात करते हैं आप लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। ये बोला बिजनेस वही करता है जिसमें कैपेबिलिटी होती है रिस्क लेने की। अब अगर रिस्क नहीं ले पाओगे तो फिर क्या नहीं ले पाओगे भैया, प्रॉफिट के मजे नहीं ले पाओगे। तो प्रॉफिट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। चलिए एग्जामिन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है, किस तरीके से बिजनेस रिस्क का नेचर होता है और उसके क्या क्या कारण होते हैं, कॉजेस क्या क्या होते हैं, वो भी यहां समझाए जाने वाले हैं। जो कि बेसिकली जो टॉपिक है वो क्या कहलाता है, बिजनेस रिस्क कॉन्सेप्ट कहलाता है। उसमें ये हम लोग ब्रीफली सारा का सारा पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। हम लोग यूनिट 2 पे आते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के कॉन्सेप्ट, मेरिट्स और लिमिटेशंस की बात करने वाले हैं कि सोल प्रोप्राइटर होता क्या है, बंदा करता क्या है, कितना रिस्क ले सकता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जिसमें कि हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की और उसके मीनिंग को हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट को, सोल प्रोप्राइटर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके मेरिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब दूसरा जो टॉपिक आ जाता है वो पार्टनरशिप आ जाता है। देखिए अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, तो उसने एक दोस्त बना लिया, दोस्त बिजनेस में बन गया, तो इसको हम लोगों ने बोला पार्टनर। और अगर वो कॉन्सेप्ट मान के चलता है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो करते हुए चलेगा। तो ये पार्टनरशिप में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट की, टाइप्स की, मेरिट्स की, लिमिटेशंस की, पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट 2 में सारी की सारी रिलेटेड बात करने वाले सोल प्रोप्राइटर की और पार्टनर्स की, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं HUF, ठीक है। तो ये HUF क्या होता है भाई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या हर फैमिली का HUF कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मिलने वाली है। आगे हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, जिसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो हर एक एक चीज को एक्सप्लेन करेगा प्रॉपरली, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे तो ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है कंपनी का, कि कंपनी क्या होती है। इसके पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ लिया, इसके पहले हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर पढ़ लिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे आ गए, कोऑपरेटिव समझ लिया। अब हम लोग आ गए भैया कंपनी पे। तो ये देखा जाए तो 5वां टॉपिक हो गया हमारा ना। चलिए तो कंपनी क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट, मेरिट, लिमिटेशन, और प्राइवेट कंपनी क्या होगी, पब्लिक कंपनी क्या होगी, 1% कंपनी क्या होगी, इन सारे के सारे जो भी टॉपिक्स है उनके कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होती है, इसकी स्टेजेस क्या होगी, कैसे कैसे ये फॉर्म होगी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के लिए, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग चॉइस करते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। बात करते हैं हम लोग यूनिट 3 की, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बात होगी। पब्लिक का मतलब सीधा सीधा हम लोग सोच सकते हैं कि भैया इट इज वेरी डायरेक्टली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। प्राइवेट की हम लोग बात करें तो कोई सिंगल इंडिविजुअल अगर यहाँ पे है, तो ग्लोबल की बात करें तो वो इंटरनेशनल टाइप हो जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आगे इसमें हम लोग बात करेंगे कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है बेसिक, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे।
फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे ये बात होगी। डिपार्टमेंट एंड अंडरटेकिंग कौन कौन से होते हैं भाई, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी कौन कौन सी होती है, ये हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना होगा। ग्लोबल एंटरप्राइजेस की हम लोग बात करेंगे, जिसमें फीचर ज्वाइंट वेंचर का भी आएगा, ठीक है ना। ज्वाइंट वेंचर्स क्या होता है, किस तरीके से एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर काम करती है, सारा का सारा ज्वाइंट फीचर का पार्ट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारा का सारा डिस्कस होने वाला है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे यूनिट नंबर 4 पे आएंगे, जिसमें आती है बिजनेस सर्विसेज, कि बिजनेस में किस किस तरीके की सर्विसेज दी जाती है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो बिजनेस सर्विसेज में क्या होता है बिजनेस सर्विस, इसके कितने टाइप्स है, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट कौन कौन से होते हैं भैया। आजकल बैंकिंग के बिना क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन जो है वो है हमारी बैंकिंग। या हमारे लिए जैसे बॉडी में ब्लड जरूरी होता है, वैसे ही यहाँ पे अगर बिजनेस करना है तो हमें बैंकिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है आज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बैंकिंग को समझने वाले हैं। उसमें किस तरीके के अकाउंट होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग, फिक्स डिपॉजिट, मल्टीपल ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट, ये अलग अलग टाइप के अकाउंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बैंकिंग सर्विसेज क्या क्या होती है भैया, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, ई बैंकिंग क्या होता है, डीमैट अकाउंट, और ये सब चीजें जो है जो भी चीजें बैंकिंग से रिलेटेड है वो सारी की सारी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम लोग बात करेंगे और क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो देखिए भैया, बैंकिंग के बाद सीधा एक अच्छा टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है इंश्योरेंस। IRDA इसको कंट्रोल करता है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये सारी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जिसमें प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लाइफ, हेल्थ, फायर, मेराइन इंश्योरेंस, इन सब के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग पोस्टल सर्विसेज की बात करने वाले हैं। अब पोस्टल सर्विसेज कैसे होते हैं, मेल के थ्रू होते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू होते हैं, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ये सारे के सारे जो है ये पोस्टल सर्विसेज में आते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इनके बारे में भी हम लोग को डिस्कशन करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। यूनिट नंबर 5 पे आते हैं, ई बिजनेस कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, किस तरीके से हम लोग आज ग्लोबली सब लोगों से कनेक्टेड है, एक जगह बैठे बैठे सारा बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सारा किसका पार्ट है, तो ये सर ये ई बिजनेस का पार्ट है, जिसमें हम लोग ई बिजनेस के कॉन्सेप्ट की, स्कोप की और बेनिफिट्स की हम लोग इसमें बात करेंगे। आगे बात करते हैं, कुछ यूनिट नंबर 6 हमारा आ रहा है, जिसका टॉपिक है भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस एथिक्स। भाई बिजनेस तो कर रहे हैं, मगर हमारी समाज के लिए जो जिम्मेदारियां है, सोसाइटी के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम लोग उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कुछ तो हमें अलग से करना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, तो इन्होंने बोला भैया कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाया सबसे पहले कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। उसके बाद केस रिलेटेड बताइए भैया, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या क्या रिलेटेड केसेस आपके पास आज तक के आए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, आपको भैया अगर ओनर बन गए आप तो ओनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, इन्वेस्टर है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कंज्यूमर हो गए तो, एम्प्लॉइज हो गए तो, गवर्नमेंट है और कम्युनिटी है, इन सब लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लियर कट बताने वाला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ओके, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करेंगे। आपके बिजनेस से किसी भी तरीके से कहीं पे भी इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, पेड़ों का नुकसान नहीं होना चाहिए, एनिमल्स का नुकसान नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो आपका बिजनेस जो है इतना अच्छा रहे कि लोगों का इसमें फायदा हो, नुकसान कहीं से कहीं तक के ना हो। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बिजनेस एथिक्स की, कॉन्सेप्ट और एलिमेंट की। तो बिजनेस एथिक्स जो है कॉन्सेप्ट और एलिमेंट की हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे, तो बिजनेस एथिक्स में क्या क्या चीजें चाहिए जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, बिजनेस में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाई जाएगी यहाँ पे। अब यही चीजें जो डे टू डे लाइफ की है, इसको आपको लिखना है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिखने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें प्लान बनाना पड़ेगा, और प्लान के लिए सबसे पहले तो ये तो पता है कि क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। तो जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसी पे हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट ए खत्म होने के बाद हम लोग आते हैं भैया पार्ट बी पे, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसमें यूनिट नंबर 7 जो आ रहा है वो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है। पैसा आएगा कहां कहां से, कौन कौन से सोर्सेस होंगे जिससे हम लोग यहाँ पे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ओनर्स फंड क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंशियल शेयर, रिटेन्ड अर्निंग। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, और शेयर होल्डर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में, है ना। चलिए भाई, तो और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि बोरोवर्स फंड क्या होगा, ये हम लोगों को बताना पड़ेगा। डिबेंचर्स, बॉन्ड क्या होता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंकिंग क्या होती है, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ICD, ये सब होते क्या है ये बताना है, इनके बारे में बताना है। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो आपको नहीं लग रही हो, बट जब
जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी, है ना। मगर यहाँ पे सिलेबस ओवरव्यू में हम लोग को ये समझना जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ओके, यूनिट नंबर 8 पे आते हैं जिसमें स्मॉल बिजनेस और एंटरप्राइजेस की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे तो छोटे छोटे बिजनेस भी लोग कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा बिजनेस है, वो जगह उनके पास कम है मगर बिजनेस हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ग्लोबल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, या हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे हो, ठीक है। जिसमें हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करने वाले। यहाँ पे बंदों को हम लोग रिस्क देखते हुए देखने वाले हैं कि भैया ये रिस्क दे दिया इसको, अब इसने ऑप्ट कर लिया और रिस्क को ओवरकम करके वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा, तो यही सब एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। यहाँ पे इसमें हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, नीड्स क्या क्या होगी, क्या क्या जरूरतें होंगी इनकी, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया स्कीम की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे वेज टू फंड स्टार्टअप। भैया हर जगह पे एक ही वर्ड यूज हो रहा है, स्टार्टअप स्टार्टअप, कुछ नया करना, मार्केट में सब लोग जो कर रहे हो उससे कुछ हटके करना ही कहलाता है यहाँ पे स्टार्टअप। उसके लिए फंड कैसे आएगा, कहां से आएगा, ये सारी की सारी बात यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस है डिफाइंड बाय एमएसएमईडी एक्ट 2006, तो 2006 में जो एक्ट बनाया गया है उसके अंडर में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे जो हम लोग को यहाँ पे फॉलो करने हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि भैया छोटी छोटी कंपनियां ही बहुत तेजी से काम कर सकती है, क्योंकि कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है, कुछ भी बनाएंगे उसका कंजप्शन करने वाले कुछ ना कुछ लोग तो यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करेंगे हम लोग की रोल ऑफ बिजनेस, जो कि छोटे छोटे बिजनेस है जिसको हम लोग स्मॉल स्केल बोल सकते हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में है, क्यों, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम होती है बट वो बहुत मेहनती होते हैं, तो इसीलिए वहां पे जो बिजनेस है वो सर्वाइव कर जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। गवर्नमेंट स्कीम जो है वो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है, जैसे कि नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर DIC विद द स्पेशल प्रेफरेंस टू द रूरल बैकवर्ड एरिया, जो भी बैकवर्ड एरियाज है उनको ज्यादा प्रेफरेंस देता है भैया DIC, क्यों, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है इन लोगों की, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 9 जो है इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके टाइप, क्या क्या सर्विसेज देने वाला है, और होलसेलर और रिटेलर क्या होते हैं। एक्चुअली में सुना तो हम लोगों ने बहुत कुछ है बट हम लोग लिखने जाते हैं तो लिख नहीं पाते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे बोलता है कि रिटेल ट्रेड जो है वो कितने टाइप का होता है भाई, स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर कितने होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, मेरिट्स क्या है उनके होने के और डीमेरिट्स क्या है, ये सब हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लार्ज स्केल रिटेलर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स, कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे अब शॉप्स की भी बात करेंगे जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, चेन स्टोर्स है, अलग अलग टाइप के बहुत सारे स्टोर्स है यहाँ पे ना। चलिए इन सब की हम लोगों ने यहाँ पे बात करी। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जीएसटी क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट और की फीचर्स, क्योंकि आज हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो सबसे बड़ा जो टंटा फंस जाता है हमारा वो है जीएसटी का, कितना भरना है, कब भरना है। अगर जीएसटी नहीं भरेंगे हो सकता है कि दुकान का लाइसेंस कैंसिल हो जाए, गुमास्ता कैंसिल हो जाए, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही बिजनेस में ये सब पढ़ के रखते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर हम लोग भी बिजनेसमैन बनेंगे और हमें पता नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन, तो क्या हो सकता है भैया कभी भी लॉ के अगेंस्ट में जाएंगे तो पेनाल्टी तो देनी पड़ेगी। यूनिट नंबर 10 पे हम लोग आते हैं अपनी कंट्री को छोड़ के, जब कंट्री के बाहर से हम लोग ट्रेड करते हैं दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। अगर इंटरनल ट्रेड हो गया ठीक है, अब इंटरनल ट्रेड तो हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं बट बाहर भी तो करना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, या हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। तो दो तरीके के ट्रेड हो जाएंगे, कंट्री के अंदर इंटरनल कर लिया और कंट्री के बाहर एक्सटर्नल कर लिया, जिसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसके फायदे क्या क्या होंगे। एक्सपोर्ट ट्रेड की हम लोग बात करते हैं, मीनिंग एंड प्रोसीजर की बात करेंगे यहाँ पे। इंपोर्ट ट्रेड मीनिंग और प्रोसीजर क्या होगा भैया, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आने लग गया होगा भाई, बाहर से अगर हम लोग सामान मंगाते हैं तो इंपोर्ट और हमारे देश से दूसरी जगह भेजते हैं तो दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। क्या क्या डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है इस इंटरनेशनल ट्रेड में, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, शिपिंग ऑर्डर क्या होता है, शिपिंग बिल्स क्या होते हैं, मेट रिसिप्ट क्या होती है, DADP क्या होते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं भाई, और ये डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि हम लोग ग्लोबलाइज हो चुके हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो जुलाई 1991 में हुआ था, उसके बाद आज हम लोग बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं और काम करने के लिए हमें दूसरी कंट्रियों की भी बहुत हेल्प मिल रही है, तो हेल्प मिल रही है तो हमें भी तो हेल्प करनी पड़ेगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड में कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट नीडेड इन द कनेक्शन विद द इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन। अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स को हाईलाइट किया जाए जो बहुत ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल के लिए, कौन से ट्रेड के, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसे ही हमारे 80 मार्क्स कंप्लीट हो गए तो 20 मार्क्स की दौड़ फिर से चालू हो जाती है, क्योंकि 20 मार्क्स और चाहिए हमें।
कहाँ से मिलेंगे भैया? तो प्रोजेक्ट से मिलेंगे। प्रोजेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं भाई, क्या क्या है भाई यहाँ पे। चलिए, तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हो सकता है 100 में से 100 लाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ जाए, मगर 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए, तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है इनिशिएटिव, कोऑपरेटिवनेस एंड पार्टिसिपेशन। तो वो उसके लिए मिल जाएंगे आपको 2 मार्क्स। कोई नया कोई ऐसा काम करें जो आपके कहीं ना कहीं स्कूल प्रीमाइसेस में ही काम आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन, आपने जो भी फाइल बनाई है उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मतलब कुछ नया हो सकता है कि आप जो पेपर्स यूज कर रहे हो सकता है घर में बैठ के बनाए हो आपने, हो सकता है कि उसमें जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके 2 मार्क्स है यहाँ पे। कंटेंट ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च वर्क, अगर आपने उसमें कुछ किया कि भाई कहीं गए, विजिट करे, वहां से कुछ डेटा लेके आए और वो क्लब कर दिया उसमें, तो उन सबके कितने मिलने वाले हैं दोस्तों? 4 मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ 8 मार्क्स हो गए। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, जो भी आप एनालिसिस करोगे उसके 4 मार्क्स मिलेंगे, और जो वाइवा वर्क होगा उसके 8 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से 20 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। होप सो 20 में से 18-19 तो आपको मिल ही जाएंगे, और बहुत अच्छा काम करोगे तो 20 में से 20 भी मिल सकते हैं। तो 80 तो वो हम ले आएंगे, ठीक है ना, पढ़ के, और ये 20 मार्क्स आपके हाथ में कलाकारी करके ले आना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 100 आउट ऑफ 100 वाली कहानी पे पहुंच गए, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग एक बार बात कर ले कि यार जो आपका इस बार एग्जाम पैटर्न है, ये जो फाइनल एग्जाम होगा आपका, उसमें किस तरीके से एग्जाम पेपर डिजाइन होने वाला है, क्या क्या चीजें मेनली वो चाहते हैं आप लोगों से, एक्सपेक्ट करते हैं कि 11th के बच्चे को ये चीजें तो आनी ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें हम लोग परसेंटेज और मार्क्स की बात करेंगे कि कितने मार्क्स के वो सारे टॉपिक्स होने वाले हैं और कितना परसेंटेज यहाँ पे उसको डेडिकेटेडली दिया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि आपको कितना याद रहता है, और याद करना तो ठीक है, अच्छी बात है, रट लिया हो गया, बट उससे कितना आपने समझा। तो इन सब का जो परसेंटेज है वो 55% है, और टोटल चैप्टर्स में से 44 मार्क्स का इसमें से आने वाला। तो देखिए भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चीजें रिमेंबर भी करना पड़ेगा और समझने में पड़ेगी, मतलब याद भी करना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिकली जीवन में जो है समझना भी पड़ेगा कि वो क्या है, ठीक है ना। चलिए, रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग के बाद हम लोग देखते हैं कि उसको कितने लोगों ने प्रैक्टिकली यहां पे अप्लाई किया, ठीक है ना। जब वो उसको प्रैक्टिकली आप लोग अप्लाई करेंगे यहां पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्व प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट, टेक्निक्स एंड रूल्स इन डिफरेंट वे। इसका परसेंटेज कितना भैया? 23.75%, और मार्क्स जो है इसमें 19 मार्क्स आपको इस क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिविटी। अगर आपकी अच्छी खासी है तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 17 मार्क्स आपको मिलते हैं, और 17 मार्क्स के साथ इसका जो परसेंटेज है वो 21.25% यहाँ पे आपको वेटेज दिया जा रहा है। इस तरीके से 100% जो है वो यहाँ पे वेटेज हो जाता है, और मार्क्स का जो टोटल है वो क्या हो जाता है भैया? यहाँ पे 80 मार्क्स का यहाँ पे टोटल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया कि क्लास 11th में सेशन 2023-24 में हम लोगों को किस तरीके से प्लान करना है, कहाँ कितना वेटेज दिया गया है, परसेंटेज क्या रहेगा, प्रोजेक्ट में कैसे काम करना है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे दोस्तों। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।